अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नाफ़िउर रहमान है और आज हम बात करेंगे आरएनएन के बारे में। आरएनएन एक सीक्वेंशियल टाइप का मॉडल है जो स्पेसिफिकली सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस है, हाय माय नेम इज़ नाफ़े। हर वर्ड को एक टाइम स्टैम्प एलोकेट करता है आरएनएन, जिसकी बेस पर वो डिसाइड करता है कि कौन सा वर्ड की सीक्वेंस क्या है, कौन सा वर्ड पहले आया है, कौन सा वर्ड बाद में। इस सीक्वेंस को आरएनएन हमारा इनपुट करता है अपने डेटा में। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं, माय नेम इज़ नाफे, आई लव मैच, पाकिस्तान विन्स द मैच, और ये उसके आउटपुट्स हैं। ये आप इसको बेसिकली सेंटिमेंट भी कह सकते हैं या आप इसको नॉर्मल आउटपुट भी कह सकते हैं, 001। अब हम बात करते हैं एएनएन के पर्सपेक्टिव से कि अगर हम एएनएन को इस लेयर पे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो क्या होगा। एएनएन जो है वो एक फ़िक्स लेंथ इनपुट लेता है, फ़िक्स इनपुट साइज़ के लेंथ को इनपुट लेता है। एएनएन यहाँ पर ये करेगा कि वो ये डिटेक्ट करेगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड्स का कौन सा सेंटेंस है हमारे पास। हमारे पास मैक्सिमम है माई नेम इज़ नाफे 4। ये 4 वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये 4 वर्ड्स को इनपुट ले लेगा। देन वो वेट्स की मल्टीप्लिकेशन करके और उसका आउटपुट दे देगा। बट ये तो 4 वाले के लिए तो सही है, लेकिन जो इनपुट कम है, जिसकी लेंथ 3 है, तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए ये यूज़ करता है ज़ीरो पैडिंग। ज़ीरो पैडिंग से क्या करता है कि शुरू के जो 3 इनपुट्स हैं वो तो इसके अपने इनपुट्स हैं जो कि वर्ड्स हैं, लेकिन एक इनपुट हमारे पास ऐसा है जो कि नहीं था, वो ज़ीरो पैडिंग करके उसने अपने पास एक्स्ट्रा एएनएन ने इनपुट कंसिडर कर लिया। इस इनपुट्स के जितने भी वेट्स होंगे और बाइसेस होंगे वो सब ज़ीरो होंगे हमारे पास। बेसिकली ज़ीरो पैडिंग ये काम करता है कि वेट्स और बाइसेस को वो उसके इनपुट्स को ज़ीरो कर देता है, और ये ज़ीरो जब बाकी ए एन की कैलकुलेशंस होती हैं उनके बाद वो फिर डिज़ायर्ड आउटपुट आता है हमारे पास। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ एक ऐसा इनपुट था जो कि कम था, क्योंकि अगर हम इसको बड़े स्केल पर देखें तो हमारे पास कितने ऐसे हो सकते हैं कि हमारे पास अगर 100 इनपुट साइज़ है मैक्सिमम लेंथ का, और हमारे पास 3 ऐसा है जो कि मिनिमम है, तो उसको कितने अपने पास ज़ीरो पैडिंग से अपने पास इनपुट्स को जनरेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अननेसेसरी कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके लिए एएनएन बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। एएनएन जो है, अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स को समराइज़ करके देखें तो एएनएन वेरिएबल साइज़ का इनपुट नहीं लेता। अगर वो वेरिएबल साइज़ का इनपुट लेता तो वो डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को अपने पास मैनेज करके वो उस पर प्रिडिक्शन कर सकता था। ज़ीरो पैडिंग से क्या होगा, हमारे पास अननेसेसरी कंप्यूटेशंस आ जाएंगी, जिससे हमारी प्रिडिक्शन प्रॉब्लम जो है वो अकर हो जाएगी, प्रिडिक्शन सही नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके अननेसेसरी कंप्यूटेशन और ज़ीरो पैडिंग जो कि अननेसेसरी वेट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। द फोर्थ वन इज़ डिसरिगार्डिंग सीक्वेंशियल इन्फो, कि हमारे पास एक सीक्वेंशियल डेटा नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब भी हमारा एएनएन इनपुट लेता है वो टाइम स्टैम्प में इनपुट नहीं लेता। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि हमारा जो एएनएन ये इनपुट ले रहा है वो हर वर्ड को वेक्टराइज कर रहा है, मतलब उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहा है। वो वन हॉट इनकोडिंग से कर सकते हैं, वो वर्ड टू वेक्स से कर सकते हैं। ये एक एक वर्ड करके हमारे पास इनपुट लेता है, तो जिसकी वजह से वो सीक्वेंस अपने पास मेंटेन नहीं कर पाता कि कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में। ये प्रॉब्लम एएनएन में अकर होती है। अब हम बात करते हैं कि आरएनएन को हम एएनएन के ऊपर क्यों यूज़ करते हैं। पहले तो मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया कि हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा जो है वो हमारे पास वेरिएबल लेंथ का होता है। आरएनएन में एक फ़िक्स लेंथ नहीं होता, क्योंकि एएनएन में हमारा फ़िक्स लेंथ होता है, और सीक्वेंस जो होता है वो सीक्वेंस वाइज मेंटेन करता है हर वर्ड को आरएनएन, जो कि एएनएन नहीं कर पाता। अब आरएनएन डेटा को इनपुट किस फॉर्म में लेता है। आरएनएन, जैसे मैंने आपको बताया कि आरएनएन टाइम स्टैम्प में लेता है और जितने नंबर ऑफ़ फीचर्स होते हैं उसमें इनपुट लेता है। मैंने यहाँ पर एक सेंटिमेंट एनालिसिस की एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है। यहाँ पर हमारे पास रिव्यूज़ हैं, मूवी वॉज गुड जिसका सेंटिमेंट 1 है, मूवी वॉज बैड जिसका सेंटिमेंट 0 है, नेगेटिव है, जिसका थर्ड वन इज़ मूवी वॉज नॉट गुड जिसका सेंटिमेंट 0 है। हमारा आरएनएन ये करेगा कि हर वर्ड को वेक्टराइज करके वन हॉट इनकोडिंग या फिर डिफरेंट टाइप की इनकोडिंग टेक्निक्स लगाकर वो इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। हमारा हर वर्ड एक
न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मूवी, वॉज, गुड, बैड, नॉट, ये टोटल वर्ड्स है जो कि हमारे रिव्यू के अंदर यूज़ हुए हुए हैं। तो उन सबको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करा, और फिर हर एक करके हर वर्ड जो है हमारे पास वो प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल पहले रिव्यू को अगर हम देखें तो मूवी वॉज गुड, तो मूवी वॉज गुड, ये हर क्योंकि 3 है तो 3 इस टाइम में होगा। ये हमारे इनपुट है जिसको हम शेप भी कह सकते हैं। 3 हमारा बता रहा है कि कौन सा नंबर ऑफ़ टाइम स्टैम्प है। 5 हमारा बता रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ़ फीचर्स हैं। सो अब बात करते हैं कि आरएनएन किस तरीके से काम करता है। इसी सेंटिमेंट एनालिसिस की एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। सो हमारे पास 3 थे एग्जाम्पल्स, मूवी वॉज गुड, मूवी वॉज बैड, मूवी वॉज नॉट गुड। सो इसको वह एक हम इसको X11, X12, X13 सिंबल्स बता देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा इनपुट है कौन सा वर्ड्स का। सो अगर हम आरएनएन और एएनएन को देखें तो ये दो बड़े डिफरेंसेस हैं। सो अगर हम आरएनएन की बात करें तो आरएनएन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को फॉलो करता है और अपने पास सीक्वेंस को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अगर हमने ये इनपुट दिया उसको मूवी वॉज गुड, तो वो मूवी वॉज गुड जिस जिस सीक्वेंस में हमने उसको इनपुट दिया उस सीक्वेंस में वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। वो गुड को पहले ले लेगा, मूवी को बाद में ले लेगा, वॉज को मिडिल में ले लेगा। सो ये काम हम एएनएन से नहीं कर सकते। अब हम अगर आरएनएन की बात करें तो आरएनएन टाइम स्टैम्प में उसको लेगा कि X12 जो है वो, पहले X11 की बात करते हैं तो X11 एक पहला टाइम स्टैम्प है जो कि उसको प्रोसेस करेगा। फिर X12 है जिसको सेकंड टाइम स्टैम्प में वो प्रोसेस करेगा। देन X13 है जिसको थर्ड टाइम स्टैम्प में वो प्रोसेस करेगा। तो आरएनएन हमारे पास वन वर्ड एट अ टाइम काम करता है। सो जिसमें वो सीक्वेंस भी मेंटेन रखता है तीनों वर्ड्स की। सो आरएनएन ये काम नहीं कर पाता। थर्ड और सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो डिफरेंस है वो है एएनएन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को फॉलो करता है। मींस कि वो अपने ही इनपुट को अपने ही लेयर को वापस इनपुट नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसकी जो एक्यूरेसी है, जो रोटेशन है उसके इनपुट्स की, वो इम्प्रूव नहीं हो पाती। जबकि अगर हम आरएनएन की बात करें तो आरएनएन सेम एएनएन की स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है, बट वो अपने हर नोड को दोबारा से इनपुट देता है। सो यहाँ हमारे सारे इनपुट्स हैं, यहाँ हमारे हर नोड से जो है आउटपुट वापस इनपुट को जा रहे हैं सारे नोड्स को। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले वर्ड को इनपुट दिया जिसमें टाइम इक्वल्स टू 1 था। सो यहाँ से वो प्रोसेस करेगा और ये नोड्स यही हैं, बट वो मैंने थोड़ा डिफरेंट करके लिखा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। वो अपने ही इनपुट को, अपने ही नोड को वापस इनपुट दे रहा है। सो इसका आउटपुट इसी के लिए ही इनपुट बन रहा है। देन जब तक वो पहले वाले वर्ड को प्रोसेस करेगा तो इतने में सेकंड टाइम स्टैम्प का वर्ड प्रोसेस होने लग जाएगा। देन उसी के ड्यूरेशन में जो फर्स्ट वाले का जो आउटपुट होगा वो भी इसी के अंदर इनपुट चले जाएगा। सो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास इनपुट हैं, 5 इनपुट्स हैं हमारे पास, और हमारे पास अगर हम वेट्स की कैलकुलेशन करें तो हमारे पास 15 वेट्स आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें जो कि डिफरेंसेस है जो कि एएनएन से अलग करता है आरएनएन को, वो हर नोड खुद को एक इनपुट दे रहा होता है अपना आउटपुट। सो 3 नोड्स हैं हमारे पास, तो हर नोड को एक ये आउटपुट देगा, तो 3 × 3 हो जाएगा। सो थर्ड वाले में जो 3 इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं वो 3 वेट्स, तो अगर हम इन सबको प्लस करें तो हमारे पास 27 वेट्स और 4 बाइसेस आएंगे जो कि आरएनएन एएनएन से डिफरेंट है। सो अब हम डिस्कस करते हैं आरएनएन के फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को, जिसके अंदर हम इसका आर्किटेक्चर जिस तरीके से हमने डिस्कस करा है उसी की इम्प्लीमेंटेशन को हम देखेंगे। सो सेम सेंटिमेंट एनालिसिस की एग्जांपल को हम लेते हुए चलेंगे यहाँ पर, जिसको हमने X11 X12 इनपुट साइज़ में हमने इसको रिप्रेजेंट करा था और इसका सेंटिमेंट हमारे पास 100 आ रहा था। सो ये वही है मूवी वॉज गुड, मूवी वॉज बैड वाला, मूवी वॉज नॉट गुड। सो पहला वाला इनपुट था हमारे पास जिसका हमें जिसकी डायमेंशन 5 थी, और इसको हमने जब वेक्टराइज करा तो हमारे पास ये इनपुट फॉर्म में आया। सो ये वर्ड सबसे पहले प्रोसेस होगा। अच्छा, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेट आरएनएन की फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है, फोल्डिंग थ्रू टाइम। इसको बेसिकली ये वर्ड्स यही बताता है कि ये जो अपने ही नोड को जो इनपुट दे रहा है इसी को ही अनफोल्डिंग थ्रू टाइम बोलते हैं।
इसकी एग्जांपल को अगर हम लेते हुए चलें यहाँ पर, तो हमारे पास शेप है पहले वाले का 1,5, 1 पहला टाइम स्टैम्प है जिसमें उसका शेप है 5, यानी डायमेंशन उसकी 5 है। जब पहला वर्ड हमारे पास प्रोसेस होगा तो वो सारे नोड से होता हुआ जाएगा। जिसकी वजह से उसकी वेट से वो मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसका शेप 1,3 हो जाएगा, यानी जितने नंबर ऑफ़ वेट से जितने नंबर ऑफ़ नोड से वो मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेशन फ़ंक्शन भी होंगे, तो उन एक्टिवेशन फ़ंक्शन को जब हम देखेंगे तो f इंटू x11 इंटू WI हो जाएगा, जिसको फिर हम या तो 10h लगा सकते हैं एक्टिवेशन फ़ंक्शन, या रेलू लगा सकते हैं। ये हमें एक आउटपुट देगा O1, जो कि पहली वाली लेयर पर आएगा आउटपुट 1। इसी तरीके से जब हम दूसरे इनपुट्स को देखें कि x12 को जब हम प्रोसेस करेंगे तो सेम सेम मेथड्स को ही फॉलो करता हुआ x12 जो है वो फॉलो होगा। लाइक सबसे पहले इनपुट से जाएगा और w वेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद वो एक आउटपुट को जनरेट करेगा जो होगा O2। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहला वर्ड हमने प्रोसेस करा था यहाँ पर, उसका आउटपुट उसी की लेयर को ही इनपुट देता है। तो ये O1 मतलब आउटपुट ऑफ वर्ड 1 वो वापस वेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हिडन वेट्स हैं जो कि दोबारा से जो लूपिंग की फॉर्म में जो वापस आ रहे हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी f, यानी फंक्शन वो द फंक्शन विल बी एनी लाइक 10h और रेलू x12 इंटू WI प्लस O1 WH। सिमिलरली अगर हम x13 के लिए देखेंगे तो हमारे पास O3 होगा जो कि O2 होगा, जो कि सेकंड वाली लेयर का आउटपुट होगा जो वापस इनपुट आ रहा होगा सेकंड लेयर के अंदर। उसकी इक्वेशन हो जाएगी f x13 WI प्लस O2 WH। ये WH हिडन वेट्स हैं जो कि वापस लूप की फॉर्म में इसके पास आ रहे हैं। अगर हम इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें, जो अभी x11 x12 और x13 को, सबसे पहले हमारा फर्स्ट टाइम स्टैम्प पे हम आउटपुट को ज़ीरो कर देते हैं, बिकॉज हर नोड एक अपनी नोड को आउटपुट देती है। पहली वाला इनपुट है उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, तो इसको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। पहला टाइम स्टैम्प पे पहला वर्ड प्रोसेस होगा जो कि आउटपुट 1 देगा। सही है, तो उसके बाद जब सेकंड टाइम स्टैम्प में सेकंड वर्ड प्रोसेस होगा जो वेट से मल्टीप्लाई होकर सेकंड आउटपुट को जनरेट करेगा जो अपनी ही लेयर में जाएगा। देन प्रोसेस होगा तो थर्ड वर्ड आएगा, थर्ड वर्ड वेट से मल्टीप्लाई होकर O3 जनरेट करेगा जो कि थर्ड आउटपुट होगा जो अपनी लेयर को ही इनपुट दे रहा होगा। उसकी डायमेंशन 1,3 होगी और O3 अपने वेट से मल्टीप्लाई होगा और उसमें एक्टिवेशन फंक्शन लगकर फिर वो आ जाएगा हमारे पास आउटपुट। अच्छा, यहाँ पर सिग्मॉइड यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर हम सेंटिमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये थी हमारी फॉरवर्ड प्रोपेगेशन RNN में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक प्रोपेगेशन RNN में। थैंक यू सो मच।